अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतून। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैंड राइटिंग कोर्स की फ़र्स्ट क्लास है। आज हम लोग लेसन 1 सीखेंगे। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुकी हूं, एक ट्रायल क्लास थी और एक जो हमारी जूम ऐप पे क्लास हुई थी। आप सबको पता है कि उन क्लासेस में हमें कौन से इश्यूज़ आए थे। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह वो कोई भी इशू नहीं आने वाला। जो चीज़ मैंने आपको समझानी है आप लोगों ने ध्यान से सुनी है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आज की जो क्लास है ना वो बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपको समझ आ जाए ना तो समझे आपका आधा काम हो गया। इसीलिए इस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पेपर रख लेती हूँ ताकि आप इसको देखें। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि बेसिक्स आप लोगों ने आज की लेसन 1 में ध्यान से समझनी है। हमारा लेसन 1 अभी क्लियर नहीं हुआ। काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। किसी को ये नहीं पता था कि पेन को या मार्कर को किस तरह पकड़ना है, किस एंगल से पकड़ना है। किसी ने उर्दू की क्लास सही तरह नहीं ली, किसी को इंग्लिश की क्लास की समझ नहीं आई और उर्दू में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने मार्कर्स, तो आपको पता है आपके पास जो मार्कर्स मौजूद हैं, कट मार्कर्स, वो 605 कट मार्कर है, वो टेम्पो मार्कर, वो आपने यूज़ करना है। पेन भी आपको पता है कि वो वाला पेन यूज़ करना है जिसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने पेन नहीं यूज़ करना, आप पॉइंटर से काम करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये डॉलर का पॉइंटर सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैं इसी से आपको सिखाऊंगी और पेन से भी बताऊंगी डिटेल से। पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश कैलीग्राफी की, इंग्लिश हैंड राइटिंग की। तो इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे जो मार्कर यूज़ कर रही हूँ उसको मैंने, इसके जो ढक्कन है इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया है। इसकी रीज़न क्या है, ताकि मुझे पता चले ये इंग्लिश का मार्कर है और ये वाला उर्दू का मार्कर है। आप लोगों ने सेम मार्कर्स यूज़ नहीं करने इंग्लिश एंड उर्दू हैंड राइटिंग के लिए। उसकी रीज़न क्या है, अब ध्यान से मेरी बात सुने। ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश के लिए मार्कर को इस तरह पकड़ते हैं कि जो निब की टिप है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, जैसा कि मैंने अभी पकड़ा हुआ है। जबकि उर्दू के लिए हम बिल्कुल ही मार्कर का एंगल चेंज कर देते हैं, यानी कि उर्दू में इस तरह पकड़ा है कि जो मार्कर की निब की टिप है वो आपके राइट हैंड साइड की तरफ है। तो इस एंगल को चेंज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मार्कर की निब में, मार्कर की टिप में। जो स्टूडेंट्स एक ही मार्कर से काम करते हैं, इंग्लिश का भी एंड उर्दू का भी, उनकी राइटिंग, एक तो राइटिंग चले ठीक हो भी जाए, उनका मार्कर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जो टिप होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने दोनों मार्कर्स अलग-अलग रखने हैं। जब भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए अलग मार्कर और उर्दू के लिए अलग मार्कर। आप लोगों ने जिस तरह मैंने यहाँ पे पूरे ज्योमेट्री बॉक्स बना लिए मार्कर्स के, इसी तरह आप मार्कर के एक दफ़ा बॉक्सेस मंगवा लें और उनको इस्तेमाल करें। तो इंग्लिश में सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो स्ट्रोक्स हैं, जो कि हमने जूम ऐप की वीडियो में सीखे थे। आज मैं इनको तफसील से बताने लगी हूँ। इन स्ट्रोक्स को किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है, ध्यान से समझना है। जिन बच्चों को, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, जिन बच्चों को इन स्ट्रोक्स की समझ आ जाए और वो सेम इस तरह का लिखना शुरू कर दें, यानी कि लेसन 1 वो सिर्फ सीख लें, इंग्लिश का उनका आधा काम हो जाता है सिर्फ लेसन 1 की प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे मैंने कम चीज़ें सिखाई हैं, मैं आपको अभी डिटेल से सारी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, अच्छा मैं साथ साथ ना आपके जो क्वेश्चंस हैं ना जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं उन सबको क्लियर कर दूंगी। कोई भी इंशाल्लाह ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रह जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि आपने मुझसे कहाँ और कब पूछना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपके पास 4 लाइन्स वाली कॉपी मस्ट होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब मैंने आपको बताया था जूम ऐप पे, ये मेरी कॉपी भी नहीं है, मेरे छोटे बहन भाइयों की है, मैं लेके आई हूँ उनसे। तो आप लोग भी कहीं से कॉपी अरेंज कर लें, लेकिन ये लाजमी है। इससे मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में ये लाजमी क्यों है। सबसे पहले इंग्लिश के लिए मार्कर को किस तरह पकड़ा, जो टिप है वो आपके, वो कहते हैं ना खब्बे पासे पंजाबी में, वो वाला सीन होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब हमने स्ट्रोक्स सीखनी है। स्ट्रोक्स सीखने के लिए आप लोगों ने इंग्लिश की वाली कॉपी ले ली। ठीक है, पहले आपने सिर्फ टिप को यूज़ करना है, मार्कर की जो टिप है। अब ये तो आप सबको पता है ना कि मार्कर की टिप हम किसे कहते हैं। ये मार्कर की निब है, ठीक है, इसकी टिप आपको नज़र आ रही है, ये जो कॉर्नर है इसको हम टिप कहते हैं। अगर हम सिर्फ इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा थिन स्ट्रोक्स बनेंगे। अब थिन स्ट्रोक्स कैसे बनेंगे, ये देखिए,
इस तरह। कैसे बनेंगे थिन स्ट्रोक्स? ऐसे। इन स्ट्रोक्स में आपने हरगिज़ प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल स्मूथली लिखना है। अब एक स्टूडेंट मुझसे ग्रुप में पूछ रहा था, बॉयज़ के ग्रुप में, कि आप ही मार्कर को किस तरह पकड़ना है, यानी कि ज़्यादा ग्रिप से पकड़ना है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आपको आसान लग रहा है, अगर आपको ऐसे सख्ती से पकड़ने का मज़ा आ रहा है और आप सही लिख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ढीले हाथों से आराम से पकड़ रही हैं तो फिर भी ठीक है, जिस तरह आपको आसान लग रहा है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, इससे आसान अल्फाज कोई भी नहीं हो सकते, तो आप लोग ध्यान से समझें। जब हम लोग थिन स्ट्रोक्स बनाएंगे तो इस तरह के स्ट्रोक्स बनेंगे, बिल्कुल टिप से पकड़ा और बिल्कुल स्मूथ लिखा, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं देना। थिक स्ट्रोक में अब बात आपने समझनी है, थिक स्ट्रोक किस तरह बनेंगे। देखिए, मार्कर की ना लाइन है, ये मार्कर की निब है, ठीक है, इसकी लाइन है। इस लाइन को अगर हम कॉपी की लाइन के बिल्कुल पैरेलल कर दें, बिल्कुल इसके साथ करेंगे, तो जो स्ट्रोक हम बनाएंगे वो थिक स्ट्रोक होगा। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ। हाँ जी, अब ठीक है। बिल्कुल लाइन के, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, बिल्कुल लाइन के बिल्कुल पैरेलल करेंगे तो जो स्ट्रोक्स बनेंगे। अब आपने ध्यान से देखना है स्ट्रोक किस तरह बन रहा है। तो ये होगा थिक स्ट्रोक, बिल्कुल पैरेलल करके, बिल्कुल जब हम नीचे आए हैं तो ये थिक स्ट्रोक है। अब कभी भी थिक स्ट्रोक अगर मैं मार्कर को इस तरह पकड़ूं कि मेरी जो मार्कर का पॉइंट है, ये देखिए, अगर मैं मार्कर को, अभी मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, उर्दू में तो मैंने तफसील से बताना है ना कि मार्कर को पकड़ना कैसे है, एंगल क्या होना चाहिए, उसमें तो आपको एंगल चाहिए। अब अगर मैं मार्कर को इस तरह पकड़ूँ, ये मेरा आपको हाथ नज़र आ रहा है ना, इस पॉइंट पे पकड़ूँ और थिक स्ट्रोक बनाऊँ, तो जो गलत है ये ऐसे बनेगा, जो कि बिल्कुल रोंग है। ये थिन और थिक को मिला के तो ये अजीब सा बन गया, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने मार्कर को सही तरह पकड़ना है, प्रैक्टिस करनी है किस तरह पकड़ना है और फिर लिखना है। तो ये हो गया जी थिक स्ट्रोक्स। अब आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस कर ली, थिन स्ट्रोक्स की भी और थिक स्ट्रोक की भी। अब थिक स्ट्रोक ये है बेसिक, जो आपने पहले सीख लिए हैं, दोनों पहले सीख लिए। अब अगर थोड़ा सा मैं थिक स्ट्रोक को थोड़ा सा ऐसे करूं, तो ये आखिर में जिसको हम कहते हैं नोक, ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ चली जाती है। आगे चल के जब हम लेटर्स लिखेंगे तो उसमें हम फिर ये स्ट्रोक कर देंगे। जब हम लेटर्स नहीं लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा। लेटर्स में अगर हम बेसिक लेटर्स लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, और जब हम एडवांस लेटर की तरफ जाएंगे तो ये स्ट्रोक्स इस तरह बनेंगे। तो आप दोनों ने इन दोनों स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, बार बार कह रही हूँ, इन 4 लाइन्स वाली कॉपी में करनी है। अब अगर हम इन दोनों स्ट्रोक्स को आपस में मिला दें तो जो चीज़ बनती है उसको आपने ध्यान से समझना है। देखें, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, ये देखें, इन दोनों को हम अगर आपस में मिला दें तो इस तरह का स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान से समझें कि इसमें ये चीज़ कैसे आएगी और ये चीज़ कैसे नहीं आएगी। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो जब थिन और थिक स्ट्रोक लिखते हैं तो उनका ये चीज़ आती है, यानी कि उनकी प्रोमिनेंट होता है कहाँ से थिन स्ट्रोक टूटे और कहाँ से थिक स्ट्रोक बने। ये चीज़ आपकी हरगिज़ प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेटर्स में ये चीज़ प्रोमिनेंट नहीं है। तो फिर आप लोगों ने सीखा क्या है? देखिए, ये बेसिक चीज़ें जो आपको वही सिखा सकता है जिसने कुछ सीखा हो, प्रैक्टिस की हो। अगर आप खुद से सीख रहे हैं तो आपको इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपकी प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ को हमने छुपाना है, तो छुपाने के लिए हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब मैं फिर से लिख रही हूँ और आपने ध्यान से देखना है, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, फिर थिन और फिर थिक। अब अगर आप लोग ये वाला स्ट्रोक बनाना सीख लें तो एन है, एम है, इतने लेटर्स हैं जिसमें हमने थिन से थिक स्ट्रोक की तरफ जाना है। बल्कि सारे ही ऐसे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स में जहां हमने थिन से थिक की तरफ जाना है। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है ना ये स्ट्रोक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इनको अभी समझ लेना और अभी इनकी प्रैक्टिस कर लेना ना। इंग्लिश में मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में, यानी कि अगर आपकी क्लास अभी हो रही है, आप लोग अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और फिर जब क्लासेस आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कम कर दें तो बेस्ट है आपके लिए। यानी कि अगर आप बेसिक्स सीख लें
और इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें इंग्लिश में तो बाकी लेटर्स रिपीट होते रहते हैं, वही चीज़ें, ये स्ट्रोक्स रिपीट होते रहेंगे। आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कम भी होगी तो काम चलेगा, लेकिन स्टार्ट में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 तरह के स्ट्रोक्स सीखे, थिन, थिक, और जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये कर्व्स बनेंगी। इनके वाले स्ट्रोक्स आप लोगों ने ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपने 4 लाइन्स वाली कॉपी में सीधा सीधा लिखते जाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपकी कितने पेजेस की प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, जब तक आपको ना लगे कि आपको आ गया लिखना, जब तक आपको लगे कि आपको लिखना आ गया तो फिर आपने प्रैक्टिस ख़त्म कर देनी है। जब तक आपको लग रहा है ना नहीं आया तो आपने प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये डिफरेंट स्टूडेंट्स की स्किल्स पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, बहुत जल्दी हैंड राइटिंग सीख लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको जब लगे कि आपकी प्रैक्टिस इतनी इनफ है, अपने अकॉर्डिंग आपने देखना है, तो उस टाइम आपने प्रैक्टिस ख़त्म कर देनी है। अब लास्ट में जो स्ट्रोक्स हैं वो है सर्कल, ठीक है। अब सर्कल आपने किस तरह बनाना है, वही टिप से स्टार्ट किया, पूरा मार्कर यूज़ करेंगे और फिर हम टिप की तरफ जाएंगे। ये देखें, टिप, पूरा मार्कर और टिप। अब ये जो सर्कल वाला स्ट्रोक है ना, यकीन जानिए ये ए में भी यूज़ होगा, बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी, इतनी जगह ये सर्कल यूज़ होगा। जी में सर्कल बहुत खूबसूरत लगता है। अगर मैं इसको जी बना दूं, ठीक है, और यहाँ से भी हम डबल करते हैं तो ये जी बन जाता है। लेकिन अभी हम जी नहीं सीख रहे, तो मैं अभी आपको सिर्फ सर्कल सिखाती हूँ। इस पॉइंट से स्टार्ट किया, पूरा मार्कर, और फिर दोबारा इस पॉइंट की तरफ हम वापस चले गए। अब अगर किसी स्टूडेंट का ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो इस तरह भी लिख सकता है, ठीक है। अब कहीं पे मेरा प्रोमिनेंट हो रहा है कि कहाँ पे मैंने स्ट्रोक ख़त्म किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा प्रोमिनेंट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप फिल भी कर सकते हैं, इतनी सी की खैर होती है। इस तरह का प्रोमिनेंट ना हो, ये चीज़ ना हो। ये तो चले, हम नोक, इसको हम कॉर्नर पे इसको हम ले आते हैं कि भाई ये नोक बन गई है, ये इतनी बुरी नहीं लगती, इस तरह की कुछ कुछ लगती है, ये चीज़ प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो सर्कल आप इस तरह लिखेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से लिख के दिखाती हूँ, इस तरह। अब आप सब मुझे बताएं कि इसमें मैंने क्या मिस्टेक की है। इसमें मैंने मार्कर को सही तरह पकड़ा नहीं है। देखें, ये स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक पूरा नहीं हुआ। थिक स्ट्रोक ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, ये थिक स्ट्रोक पूरा नहीं हुआ। अगर मैं दोबारा लिखूं तो ये देखें, ये थिक स्ट्रोक है। अब स्टूडेंट्स के मेन जो है ना, थिन और थिक स्ट्रोक्स कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि अगर वो थिन है तो वो थिन लगे, अगर वो थिक है तो वो थिक लगे। स्टूडेंट्स का क्या मिस्टेक होती है, उनके थिन भी थिक और थिक भी थिक, इस तरह का काम होता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी टिप, अच्छा, मार्कर्स की जो टिप्स होती है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, उन मार्कर्स को फेंकना नहीं है, उनको हम मार्जिन लाइंस लगाने के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे और भी बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मार्कर्स जो आपके ख़राब हो जाती हैं, जिसकी टिप ख़राब हो जाती है, उसके ढक्कन को आपने इतना कर लेना है जिस तरह मैंने किया हुआ निशानी के तौर पे, ठीक है। उन मार्कर्स को इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि हम दोबारा किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनसे आपने लिखना नहीं है, उनसे हम लोग मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गए हमारे बेसिक स्ट्रोक्स, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, अगर हम दोनों को मिलाएं, और सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। जहाँ से आपको नहीं समझ आई दोबारा आप लोग रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा आप लोग दोबारा देख सकते हैं। और जहाँ से नहीं समझ आई वहाँ से दोबारा देखें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, हर पॉइंट को मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर्स की तरफ। हमारी जो क्लास है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की हो चुकी है, इंग्लिश की क्लास 40 मिनट्स की हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं लेटर्स की तरफ। पहले हम लोग सीखेंगे स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इंग्लिश में जब भी हम काम करते हैं छोटी क्लासेस में, इन 4 लाइन्स में, तो हम ए को इन 2 लाइन्स में लिखते हैं, इसी तरह करते हैं ना। अब आपको नज़र आ रहा है, इन 4 लाइन्स का गैप ना इक्वल होना चाहिए। आप किसी भी इंग्लिश के टीचर के पास जाएं जो हैंड राइटिंग सिखाते हैं आपको, वो या तो खुद लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे जिनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अब ये लाइन्स है ना, इनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी आपने उस तरह सीखना है। यानी कि अब आपने ए को इस पर ऐसे करके नहीं लिखना, मार्कर की बात कर रही हूँ, पेन से तो हम आगे चल के सीखेंगे। कभी भी यहाँ पे ए पूरा ही नहीं आएगा।
अगर आप कहते हैं नहीं जी आप ही लिखना है, हमने तो यहीं पे लिखना है, तो मैं लिख के देखती हूँ। ये ज़रा देखें, इतना छोटा सा ए, चुन्नू मुन्नू सा, इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। यानी कि जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी आपने सेम वैसे ही सीखना है। अब ए लिखने के लिए आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है इसकी मिड से हम लोग, या मिड से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ना इस लाइन को टच करें ना इस लाइन को, सी बनाया, ठीक है, ना नीचे वाली लाइन को टच किया ना ऊपर वाली लाइन को, वहाँ से हमने स्टार्ट किया और नीचे हम इस लास्ट सेकंड लास्ट लाइन तक गए और इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। ये स्ट्रोक यहाँ तक आना है। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। एक मिनट ज़रा, हाँ जी मैंने ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तभी ये इतना बोंगा सा ए लग रहा है, सॉरी। इन 3 लाइंस में हम ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, यहाँ तक आए और फिर इन दोनों को मिला दिया, ये गलत है। अब ये बिल्कुल बेसिक ए है, हमने बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है, तो बेसिक कैलीग्राफी में ए सिंपल इस तरह लिखा जाएगा। अब समझे हमने किया क्या है। देखिए पहले थिन स्ट्रोक, बिल्कुल आपने प्रेशर नहीं दिया इस पॉइंट से, फिर थिक और फिर इस पॉइंट तक आना है, सी की तरह आके फिर इस लाइन के पैरेलल हमने किया, अपने मार्कर की जो लाइन है उसको इस लाइन के पैरेलल किया और फिर ऐसे सीधी लाइन हम लोगों ने बना दी। अब थोड़ा सा बेशक फैल रहे, कुछ नहीं होता, आपको बस लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बेसिक ए, पहले आपने इस ए की प्रैक्टिस की। अब अगर हम थोड़ा सा इसको एडवांस करें, जो हम अपने इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हैं, इंग्लिश के पेपर्स में, इंग्लिश हैंड राइटिंग में, इस तरह, ठीक है। यहाँ से ऐसे और इस लाइन तक हम लोग ऐसे गए। तो पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर इस ए की प्रैक्टिस करनी है, दोनों की प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, दोनों ठीक है। ये वाला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। अच्छा, इस ए को मैं फिर से बताती हूँ मैंने किस तरह लिखा है, ध्यान से समझना है। पहले थिन स्ट्रोक, फिर एकदम से थिक इस तरह और फिर इस लाइन तक हम लोग गए। अब एक बात ध्यान से सुने, स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या मिस्टेक होगी। स्टूडेंट्स 4 लाइंस की कॉपी में अगर नहीं ड्रॉ करते या उनको वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो फिर ए ना इस तरह का लिखेंगे। अब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग देखी है, उन्होंने मुझे कोर्स ज्वाइन करने से पहले अपनी हैंड राइटिंग दिखाई थी, उनकी यही मिस्टेक थी कि उन्होंने इन लाइंस में प्रैक्टिस नहीं की, तो जिनकी वजह से उनका ए कोई सीध में नहीं था। लेटर्स हमारे सीधे होने चाहिए। अब ये देखिए कितना प्रोमिनेंट और खूबसूरत लग रहा है। जब आप सारी लेटर्स इस तरह के लिखेंगे तो वो काम गंदा लगेगा। आपका ए बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ठीक है, नीचे से भी और ऊपर से भी। और अगर आपने ये वाली चीज़ बनानी है ए की, तो ये देखिए कहाँ तक मेरी आ रही है, आपकी बिल्कुल छोटी भी ना हो। अब अगर मैं स्टूडेंट्स को कहूँ ना इसको लंबा करना है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज़ को ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे भी ना हो, हल्की सी निकल आए या थोड़ी सी, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ए लिखना है। ए हो गया। अब हम चलते हैं जी बी की तरफ। अब बी में ना, अच्छा मैं सारा काम 605 मार्कर से कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस 605 से करनी है। 604 से प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी, देखिए 604 का तो आप सबको पता है ना, जो इसकी जो निब होती है वो 605 से क्या होती है, ज़रा साइज़ में छोटी होती है। तो जब हम 604 से काम करते हैं ना, तो हमारे थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट नहीं होते। जैसे अभी मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये बिल्कुल मेरा नया मार्कर है, बिल्कुल इसकी टिप भी बिल्कुल ठीक है। अब इंक थोड़ी सी फैल गई है, थिन स्ट्रोक थिक स्ट्रोक इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो आपने प्लीज़ इस तरह का काम नहीं करना जहाँ पे थिन और थिक प्रोमिनेंट ही ना हो। थिन और थिक आपके प्रोमिनेंट होने चाहिए। ये थिन स्ट्रोक था, ये थिक स्ट्रोक बिल्कुल प्रोमिनेंट। अगर प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, जिस मार्कर से नहीं हो रहे, उससे फिर आप लोग प्रैक्टिस ना करें। ऐसे मार्कर को यूज़ करें जिसके थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट हो। समटाइम्स 605 से भी ये चीज़ प्रोमिनेंट नहीं होती। ऐसा कब होता है, जब आपका मार्कर पुराना हो जाए, उसकी टिप ख़राब हो जाए और वो लिखना सही ना लिखे। तो आपकी अपनी मिस्टेक्स आपने किस तरह निकालनी है। नंबर वन पॉइंट है कि आपके थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट होने चाहिए।
ये थिन था, पता चले ये थिन था, ये थिक था, पता चले ये थिक है। जिसकी ये मिस्टेक नहीं है समझे उसका काम ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी वर्ड्स सीध में हो, लाइन में हो, पैरेलल हो। ये नहीं कि एक उसका आधा हिस्सा ऊपर भाग रहा है तो आधा हिस्सा उसका नीचे लटका हुआ है। ये चीज़ हरगिज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं मिस्टेक्स हाईलाइट करने के लिए एक और पॉइंटर भी है मेरे पास। अच्छा, इतनी समझ आ गई आप सबको? देखें, पहला पॉइंट क्या था, थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट हो। दूसरा, जो वर्ड है उसका एंगल ठीक हो, वो बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल सीध में हो। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट लेटर की तरफ, जो कि है हमारा ए के बाद क्या आता है, सी। गलत। ए के बाद आता है बी, लेकिन अभी हम बी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले हम सी सीखेंगे, क्योंकि ए से मिलता जुलता ए का दूसरा भाई क्या है, सी। तो सी लिखने के लिए आपने सेम वही काम करना है जो मैंने ए में किया था। यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह। अभी थोड़ा सा लाइन के नीचे चला गया ना, इतना भी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। इसको हम करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी। ठीक है, फिर से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। वही इन टू लाइंस की मिड से स्टार्ट करेंगे, इन टू लाइंस की मिड से और यहाँ तक। अब आप कहेंगे आप ही ए में तो जब आपने एंडिंग पॉइंट किया था तो एंडिंग पॉइंट तो आप यहाँ तक लेके गई थी, सी में क्यों नहीं लेके गई? तो प्यारे बच्चों, इतनी आपको सेंस होनी चाहिए, सी का मुंह इतना तंग नहीं होता, थोड़ा सा खुला होता है। ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा तंग कर दूं तो ये क्या है, ये सी का मुंह कैसे है, ये तो बिल्कुल ही ए बन गया। नहीं, सी का मुंह थोड़ा सा ओ यहाँ पे लिखते हैं, सी का मुंह थोड़ा सा खुला होता है। सी लिखा, ए बन गया, जादू। इस तरह आपने सी की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने सी लिखना है, सी की आपने अलहदा भी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप बस सी लिखें, ए बना के मुझे होमवर्क सेंड कर दें, आप इसमें ही हमारा सी भी है, इसको आधा काटें, सी बन जाएगा। नहीं, आप लोगों ने सी की भी प्रैक्टिस करनी है और ए की भी। बहुत आसान है सी, बहुत आसान है ए। अब एक और जादू दिखाऊं, डी। हाँ जी, अब डी कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बने। क्या किया मैंने, सी बनाया, बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ की और इस तरह। अब ये थोड़ा सा कर्सिव बन गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे कर दें। आप लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं ले लेना। अब अगर मैंने कहा ना ऐसे कर दें, स्टूडेंट्स क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इतने बच्चों का होमवर्क चेक कर लिया है कि मैं बता सकती हूँ। कहेंगे आप ही ईसा ने भी ऊपर डिज़ाइन किया था तो हम भी ऐसे करते हैं। या अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रेशर देना होता है। ये कितना खूबसूरत बना, ठीक है। आपने ज़्यादा इस चीज़ को प्रोमिनेंट नहीं करना, हल्का सा कर दें। अगर आप ये चीज़ नहीं भी बनाना चाहते ना तो फिर भी आपका डी डी ही रहेगा, वो कुछ और नहीं लगेगा। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे ना मैंने क्या मिस्टेक की थी मैं आपको ज़रा बता दूँ। जब मैंने थिन स्ट्रोक बनाया तो वो तो मैंने ठीक बना दिया, थिक में मैंने प्रेशर ही नहीं दिया, बस हल्का सा ऐसे करके लिख दिया। तो थिक में आपको ना हल्का सा प्रेशर देना है, बिल्कुल हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं देना कि ऐसे नज़र आए। ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये इतना प्रेशर नहीं देना, ठीक है। ये देखें कितना प्रेशर, कितना अजीब लग रहा है। हल्का सा आप लोगों ने अपने प्रेशर देना है। डी में फिर लिख के दिखाऊँ, चलिए मैं आपको यहाँ पे ना सारे लेटर्स लिख के दिखाती हूँ जो आज हमने सीखी हैं। स्ट्रोक्स तो आपको पता चल गया ना कौन कौन से हैं, थिन, थिक, इन दोनों को मिलाया और सर्कल। अगर हम जितने भी लेटर्स हम लोगों ने लिखे हैं तो इनको बनाएं तो क्या लिखा जाएगा जी, बिस्मिल्लाह। ए, ठीक है। बी अभी नहीं सीखना, हमने ए के पहले बहन भाई सीखने हैं। सी, सी का भाई डी,
बाकी लेटर्स भी बहुत आसान है, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी आपको सिखा दूँ, लेकिन इतना ज़्यादा काम पता नहीं आप लोग हज़म भी कर पाते हैं या नहीं। तो आज के लिए हमारे ये इंग्लिश के ये 3 लेटर्स इनफ है। जहाँ से समझ नहीं आई वीडियो दोबारा रिप्ले करें। मुझसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने पूछने हैं इंशाल्लाह, लेकिन मैंने उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो उन सारे स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह टेंशन ख़त्म होगी जो कह रहे थे आप ही हम क्लास में लेट आई हैं और हम लोग टाइम नहीं मैनेज कर पाए, हमसे ये वाला टाइम नहीं फिक्स हो रहा। अच्छा मेरे बच्चों देखो कितने मज़े की बात है, जो वीडियो है ना हमारी 25 मिनट्स की हो चुकी है, जबकि जूम ऐप पे 25 मिनट्स लगता है, पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, क्योंकि उसमें कोई स्टूडेंट आके बोल रहा है, कोई शोर मचा रहा है, किसी को आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, तो वो सारे झंझट से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। मैं समझा रही हूँ, आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। पहले एक दफ़ा क्लास ले लें, फिर आप लोग इस क्लास को सामने रखें और प्रैक्टिस करें। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों ने एक क्लास ले ली, ठीक है भाई समझ आ गया, क्लास को बंद किया, फ़ोन को वहाँ फेंका और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। नहीं, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, सारी क्लास ले ली, अब आप लोग प्रैक्टिस करने बैठे हैं, फ़ोन को पास रखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं से आपको नहीं आ रहा, आपने पहले लिखा, पहले थिन स्ट्रोक बनाए, फिर थिक स्ट्रोक बनाए, फिर इन दोनों को मिलाया और यहाँ से मैच करना है। मेरी हैंड राइटिंग से आप लोगों ने लाजमी मैच करना है ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चले। मैच किया, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, वेल डन। लेकिन मैच करने के बाद आपको कहीं से समझ नहीं आई या आपका स्ट्रोक सही नहीं बना, तो आप फिर से रिप्ले करके देखेंगे मैंने वो स्ट्रोक किस तरह बनाया था। यकीन जानिए ये बेस्ट मेथड है हैंड राइटिंग सीखने का, बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिल सकता। जब तक आप बार बार रिप्ले करके बार बार नहीं देखेंगे ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता, थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन जो स्टूडेंट जितनी दफ़ा सीखेगा समझेगा उसके लिए उतना ही बेस्ट होगा। बेसिक स्ट्रोक्स अगर आपको आ जाएंगे, लेसन स्टार्टिंग के जो लेसन्स हैं अगर समझ आ जाएंगे तो समझे आपके वारे न्यारे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की। अब मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा था मैं आपको इंग्लिश की जब हमारी क्लास कंप्लीट होगी तो फिर बताऊंगी। हाँ जी, ये मेरे पेपर्स थे, कुछ मैंने अपनी ट्रायल क्लास में भी आप सबके साथ शेयर किए थे। फिर से मैं अपनी ज़रा थोड़ी सी इंसर्ट कर लूँ। अच्छा जी, जूम आउट कर दूँ। अच्छा, अब ये ज़रा देखिए, कोई चीज़ प्रोमिनेंट नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रही, कोई लेटर लाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये मेरी 10th क्लास तक मेरा ये हाल था। और अगर आप ये काम देखें, ये मेरी फर्स्ट ईयर में ऐसी राइटिंग हो गई थी। तो हर चीज़, हर स्ट्रोक समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे ना एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊँ बड़े मज़े का। ये मैंने काम किया 605 मार्कर से। थिन स्ट्रोक और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट है, सारा पता चल रहा है कहाँ पे थिन है कहाँ पे थिक है। जब आपके यही चीज़ 604 मार्कर में प्रोमिनेंट हो जाए ना, तो समझे आप राइटिंग में बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आपकी राइटिंग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कौन से स्ट्रोक कहाँ पे हैं। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ। 604 मार्कर से लिखा, पता चल रहा है ये स्ट्रोक यहाँ पे है, ये स्ट्रोक यहाँ पे है। जिन बच्चों की ये थिक और थिन प्रोमिनेंट है ना, उन्हीं की राइटिंग सही होती है, उन्हीं से सही लिखा जाता है। जिनके थिक और थिन प्रोमिनेंट नहीं होते ना, उनकी भी राइटिंग को इतना सही नहीं समझा जाता। अब ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ही आपके प्रोमिनेंट हो रहे हैं। यहाँ देखिए ना, ए में ये स्ट्रोक इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा थिक ही लग रहा है, फिर भी काम चलेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन बेसिक आप लोगों ने सीख लेने, अपने माइंड में स्ट्रोक्स की बना लेनी है। पॉइंट 1 क्या था, जब आपने अपना काम चेक करना है तो पॉइंट 1 ये है कि स्ट्रोक्स ठीक है। पॉइंट 2 ये है कि क्या हमारे वर्ड्स सीध में हैं, लाइन के अकॉर्डिंग हैं, बिल्कुल सीधे सीधे लिखे हुए हैं। अगर देखें, ये मैंने सारे लाइन के ऊपर लिखे हैं तो सारे लाइन के ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। एक सीध में होने चाहिए लेटर्स, एक लेटर्स आपके सीध में होने चाहिए। तो इंशाल्लाह ये हम यहाँ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे। तो अब हम चलते हैं जी उर्दू हैंड राइटिंग की तरफ। ये देखें, ये भी दिखा दूँ, ये भी मैंने 604 मार्कर से लिखा है। तो हर लेटर बिल्कुल ठीक है, प्रोमिनेंट है। रीज़न क्या है, प्रैक्टिस से, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग सीख पाएंगे इंशाल्लाह। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी, आपी आपकी क्या गारंटी है कि आप हमें सिखा देंगी। नहीं, कह रही थी आपी आपकी क्या गारंटी है कि हमारी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने उसको समझाया, बेटा मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि मैं खुद बहुत अच्छा सिखाऊंगी,
ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग मुझसे कितना सीख पाते हैं और कितनी प्रैक्टिस करते हैं। वही स्टूडेंट्स कामयाब होंगे जो कि प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट उर्दू हैंड राइटिंग की तरफ। अच्छा, उर्दू की क्लास में ना काफ़ी स्टूडेंट्स गायब हो चुके थे, तो उनके लिए फिर मैं फिर से हाजिर हुई हूँ। उर्दू में ना प्यारे बच्चों, एक तो सबसे पहले आपने मार्कर चेंज कर लिया, नया मार्कर मैं ले आई, ठीक है। उर्दू में हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट स्ट्रोक्स ठीक होने चाहिए, दूसरा पॉइंट वर्ड्स का जो साइज है, जो वर्ड्स की रेशो है, जो उनका साइज है वो सीधे होने चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, सीध में लिखे होने चाहिए। उर्दू में हमारे पास पहली बात ये है कि हमने मार्कर को पकड़ना कैसे है। सबसे अहम चीज़, मार्कर को पकड़ना कैसे है, उसका एंगल, बस ये चीज़ अगर आप उर्दू में सीख लेना तो आपका आधा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ आधा काम ख़त्म हो जाता है। खैर, उर्दू में आप लोगों ने एंगल का ख्याल रखना है। अब पहले हम चलते हैं जी, आप ही क्या आप एंगल सिखा रही हैं, मैथ तो हमें आता नहीं है, बहुत बेसिक और आसान सी बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ। एंगल किस तरह होना चाहिए, मार्कर को किस एंगल से पकड़ना है, वो चीज़ क्या है। अच्छा मेरे बच्चों, ये तो सबको पता होगा, जो ये सीधा एंगल होता है ये होता है जी 90 का, ठीक है। इसके बिल्कुल दरमियान में, यानी कि अगर हम 90 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आता है 45, शाबाश। ये देखें, ये कौन सा एंगल हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे मेरे पास कोई वो नहीं है, मैं आपको आइडिया से समझा रही हूँ, ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए। अब ये ना हो आप मुझे होमवर्क में ये एंगल्स बना के सेंड कर रहे हो, नहीं, ये चीज़ सिर्फ क्या है समझने के लिए। ये एंगल हो गया 45 का, ठीक है। अब 90 और 45 का अगर हम मीट करें, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं अंदाजे से 9 लगा देती हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल है वो हम फर्ज कर लेते हैं वो है 70 या 80 के दरमियान का, या 70 या 80 का, ठीक है। अब उर्दू में हमने मार्कर को किस तरह पकड़ना है, क्या चीज़ है वो समझें। उर्दू में हमने जितना भी काम करना है, जितनी भी हरूफ तहज्जी लिखनी है, सेंटेंस लिखने हैं, जुमले लिखने हैं, अल्फाज लिखने हैं, उसके लिए मार्कर को हमने 70 और 80 के एंगल से पकड़ना है। किस एंगल से पकड़ना है, 70 और 80 के। यानी कि मार्कर की जो लाइन है, मार्कर की लाइन आपको नज़र आ रही है ना, एक तो मेरे हाथ देखें कैसे हुए हैं, ये मार्कर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, नहीं आ रही, हाँ जी, ये इस एंगल को हमने 70 और 80 के अंदाजे से, अंदाज़ा आपने लगाना है ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। शुरू में अगर थोड़ी सी मुश्किल होगी ना, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एंगल कौन सा है। 70 और 80 के एंगल से पकड़ा है, सारा काम हमने 70 और 80 के एंगल से करना है, सिवाय जब हमने उर्दू के डॉट्स लगाने हैं, नुक्ते लगाने हैं, नुक्ते, यहाँ मैं लिख देती हूँ, अब बच्चे कहेंगे कौन सी ज़ुबान बोल रही है, नुक्ते ना गंदा लिखा है। जब आपने नुक्ते लगाने हैं तो उसके लिए आपका एंगल कौन सा होना चाहिए, 45 का। जैसे मैं यहाँ पे डॉट्स लगा के दिखाती हूँ आपको, हम ज़रा जूम इन करते हैं, हाँ जी, एक तो मेरे हाथ कामते इतने ज़्यादा है ना, उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। अच्छा जी, जब मैंने एंगल को, कौन से मार्कर की लाइन को 45 के एंगल में रखा तो क्या बनेगा, आपका बनेगा रोस्ट, नहीं डॉट लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये इंक इतनी ज़्यादा फैल गई है कि साइडों से निकल के सारा नुक्ता ख़राब कर दिया। फिर से लिखते हैं, 45 के एंगल से होगा तो क्या बनेगा हमारा डॉट, ठीक है। अब डॉट आपको अगर लिखना आ जाए ना, तो मैंने बताया था कि हमारा आधा काम, फिर से आधा काम, हमारी काफ़ी हैंड राइटिंग अच्छी और खूबसूरत लगती है। अगर डॉट्स ना लिखे हो ना सही तरह तो वो काम बहुत गंदा लगता है। अब डॉट को अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये देखें कितना है, अगर मैं इस तरह लिखूं वो भी गलत है, इस तरह लिखूं वो भी गलत है। आपका एंगल ठीक होना चाहिए। अगर मैं 90 के एंगल से, 90 के एंगल सीधा होगा तो डॉट बनेगा ही नहीं। अगर मैं 70 और 80 के एंगल से लिखूं तो डॉट ऐसे होगा। तो ये एंगल नहीं होना चाहिए, आपका 45 का एंगल होना चाहिए डॉट्स को बनाने के लिए। इसकी आपने अच्छी खासी क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं उर्दू में हम लोगों ने लेटर्स किस तरह लिखने हैं। तो उर्दू में सबसे पहले क्या आता है, अलिफ। अलिफ कहता है अनार, कहता है तो कहने दो हमें क्या
अच्छा, उर्दू में सबसे पहले हमने लिखना है अलिफ। अलिफ के लिए और तमाम हुरूफ तहज्जी के लिए एंगल कौन सा होना चाहिए? 70 और 80 का। अलिफ में हम थोड़ा सा ना 90 की तरफ ले आते हैं, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब जब आपने एंगल का ध्यान रखना है तो आप हर दफ़ा तो ये एंगल नहीं बना सकते, शुरू में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्कर हमारा हाथ में किस तरह का होना चाहिए, ये मैं अब आपको बता दूं। पहले जूम आउट, अब ध्यान से समझें। ये मार्कर है और ये मेरा हाथ। अगर मार्कर आपका इस पॉइंट में थंब के पास होगा तो एंगल हमारा ऑलमोस्ट जोन सा है इस तरह होगा, ये देखिए, तो एंगल हमारा ऑलमोस्ट 45 का होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट। अगर मार्कर यहाँ पे ये फिंगर के इस तरफ आ रहा है एंडिंग पॉइंट में, तो जो हमारा एंगल होगा वो तकरीबन 90 का होगा। और अगर मार्कर बिल्कुल इस पॉइंट पे या इसके आसपास आ रहा है, हाथ के इस तरफ आ रहा है, तो तकरीबन हमारा एंगल बिल्कुल ठीक होगा, जो कि उर्दू हैंड राइटिंग में होना चाहिए। समझ आइए? जब इस पॉइंट में होगा तो बिल्कुल गलत है, ये हमने सिर्फ डॉट्स वगैरह के लिए एंगल रखना है। जब इस पॉइंट पे होगा तो फिर भी बिल्कुल गलत है, ये हमारा 90 का एंगल होना चाहिए। और जब इस पॉइंट पे हाथ के इस तरफ होगा तो उसमें हमारा एंगल ठीक है, यानी कि हमने इसी तरह काम करना है। तो इस चीज़ को आपने अपने हाथ के अकॉर्डिंग देख लेना है। अब जो मेरा हाथ है वो आपके हाथ जैसा नहीं होगा, किसी का मोटा पतला छोटा हाथ होते हैं, तो आपने अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखना है कि आपके हाथ में कौन सा एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है। मोस्टली एंगल्स इस तरह ही बनते हैं। अब चलते हैं जी हम अलिफ की तरफ। अलिफ जो है ना वो बहुत ज़रूरी और बहुत आसान है, समझना भी और लिखना भी, बस प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलिफ के लिए मैंने क्या कहा कि एंगल आपका ऑलमोस्ट 70 और 80 का होगा। अब मैं काम कर रही हूँ 605 मार्कर से। किससे काम कर रही हूँ? 605 से। तो थोड़ा सा अलिफ आप इस लाइन को भी टच कर सकती हैं और इस लाइन को भी, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ी बहुत कैलीग्राफी पहले सीखी होगी वो मुझे कहेंगे आप ही अलिफ बिल्कुल सीधा नहीं होता, अलिफ में थोड़ा सा खम होता है। जैसे मेरे पास ये खम, तो प्यारे बच्चों ये खम ना इतनी जल्दी नहीं आता सीखना। ये खम आप जब कलम से प्रैक्टिस करते हैं ना, और इस खम को जब हम सीखते हैं ना, तो उसको हम उर्दू की कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। वो जब आप लोग कलम से प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको ये खम से ही लिखना आता है। अभी जो आप मेरे पास राइटिंग सीख रहे हैं, उर्दू हैंड राइटिंग है, तो अगर आप ऐसा भी अलिफ लिख लेते हैं ना तो समझें आपकी राइटिंग ठीक है। हम लोग सीधे लेटर सीखेंगे। मैं जो राइटिंग सिखा रही हूँ ये कैलीग्राफी अगर आप कहते हैं ना इसको, तो बिल्कुल कैलीग्राफी नहीं है, ये ख़त नहीं है। मैं आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर रही हूँ। उर्दू हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के बाद, यानी कि मैं आपको किस तरह की हैंड राइटिंग सिखा रही हूँ। कहाँ पे गया मेरा पेज? आज की तारीख में मिल जाए तो जिस तरह की मेरी हैंड राइटिंग है ना, जो मेरे पास इतनी देर से यहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ था, वो वाला पेपर, एक तो सही बात है सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होने के बावजूद भी ना मुझे वो पेपर नहीं नज़र आ रहा। हाँ जी, मिल गया। मैं आपको इस तरह की हैंड राइटिंग सिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह की हैंड राइटिंग सीखने का यही मकसद है कि आप लोग पेपर में इस तरह की हैंड राइटिंग को इस्तेमाल कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपके अलिफ में बहुत ज़्यादा खम हो, आपने बिल्कुल सीधा इस तरह का अलिफ भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अलिफ में क्या मिस्टेक करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट ने मुझे अपना होमवर्क सेंड कर दिया, इतनी जल्दी कर दिया, जबकि मैंने अभी बताया भी नहीं है कि किस तरह होमवर्क सेंड करना है। उन्होंने मदा जो है ना वो इतनी ख़राब लिखी है, जबकि मैंने जूम ऐप पे इतनी दफ़ा बताया था, शायद आपको समझ नहीं आई। मैं फिर यहाँ भी बताती हूँ। पहले हम अलिफ को कंप्लीट करते हैं। अब अलिफ को अगर मैं 45 के एंगल से भी लिखूँ तो ये अलिफ इस तरह होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मैं बिल्कुल 90 के एंगल से लिखूँ तो ये बिल्कुल ही थिन हो जाएगा। इस तरह भी आपने नहीं करना, थोड़ा सा थिन और थोड़ा सा थिक चीज़ को मिला के अलिफ लिखना है। अब ये देखिए 605 मार्कर में नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। 604 और पेन की राइटिंग में फ़र्क पड़ता है, वो जब मैं आगे सीखूंगी तो उसमें आपको अलहदा से बताऊंगी कि अलिफ किस तरह लिखना है। अब फिर से लिखते हैं और हम चलते हैं जी मदा की तरफ। इसको हम
अलिफ को इस तरह लिखा, आखिर में थोड़ी सी नोक बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मद्दा इस तरह लिखी। अब यहाँ पे मैंने छोड़ा है ना तो वो ज़्यादा ही नीचे चला गया। ठीक है, मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ। ये देखें, अब स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि मद्दा बनाते हुए ना ज़्यादा खम नहीं देना, हल्का सा खम है। आप लोगों ने ये खम नहीं देना। अगर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताऊँ ना तो भाई बच्चों इसमें खम है, तो बच्चे फिर मुझे इस तरह का काम सेंड करते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हल्का सा खम है। देखिए हल्का सा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाए। ये वाला हल्का सा खम होना चाहिए। अब इस खम के बाद आप लोगों ने अलिफ इसके दरमियान में लिखना है। ये देखें इस तरह। अब स्टूडेंट्स कौन सी मिस्टेक करते हैं और आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। अगर अभी समझ आ गई तो फिर आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे भी इस तरह का लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स क्या करती हैं, ये मद्दा लिखी, शायद वो पहले मद्दा लिखते हैं, बड़ी अच्छी लिखी है, सब कुछ ठीक है। ये उनका अलिफ है। इतने बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं और ये मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे इस तरह की मिस्टेक होमवर्क में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं बार बार बता रही हूँ इस तरह की मिस्टेक मुझे नहीं चाहिए। अब जिस बच्ची ने ये वाला होमवर्क सेंड किया था ना वो ध्यान से सुन लें, इस तरह की मिस्टेक आपने आपकी इज़्ज़ा के होमवर्क में नहीं करनी कि मद्दा आगे आगे भाग रही है, अलिफ उसके पीछे पीछे है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मद्दा अलिफ के दरमियान से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों ने अलिफ लिखा, बहुत प्यारा लिखा है। ये रही जी हमारी मद्दा, नाज तो हमने मारना है। इसमें अब हमने क्या मिस्टेक की है, ध्यान से सुनते हैं। ये देखें, पहली मिस्टेक ये है कि मद्दा बिल्कुल अलिफ के साथ मिल गई है। दूसरी मिस्टेक, मद्दा ज़्यादा लंबी है, अलिफ उसका भाई लग ही नहीं रहा, वो अलिफ कहीं और से आया हुआ लग रहा है। अलिफ के अकॉर्डिंग मद्दा होनी चाहिए। अब आप कैसे पता चलेगा कि अलिफ के अकॉर्डिंग मद्दा होनी चाहिए? आपने पकड़ा स्केल, यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर किया, नहीं, ये काम नहीं करना। ठीक है, आपने अपने अंदाजे से सोचना है ना। अब आप देखिए कितना अजीब सा बोंगा सा लग रहा है, ये कोई सही लग रहा है कि अब अलिफ लिखा है, मद्दा फिर भी मिलती जुलती लग रही है। अलिफ लिखा है, ये इसकी बहन, ये लग रही है अलिफ इसका। ये देखें, फिर से बताती हूँ, नज़र नहीं आया शायद। अलिफ लिखा है, मद्दा इससे मिलती जुलती है। अलिफ लिखा है, ये लग रहा है कोई इससे मिलता जुलता है। यानी कि अब आपकी अपनी सेंस यूज़ करनी है कि क्या ये मद्दा इसके अलिफ की लग भी रही है या नहीं। ज़्यादा मद्दा लंबी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। अब ये लग रहा है अलिफ, खंबा लग रहा है ये तो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अलिफ को मद्दा के साथ मिला के रखना है, उसको ध्यान से लिखना है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लेटर की तरफ, जो कि हमारा अलिफ मद्दा ही है। मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ आपको। आज हम मार्कर से सिर्फ अलिफ मद्दा लिखना सीखेंगे। हाँ जी, ये रहा अलिफ, ये रहा अलिफ। ठीक है, आखिर में आके मार्कर को मैंने छोड़ दिया तो थोड़ा सा इस तरह लिखा गया, और ये रहा मद्दा। अब अगर मैंने ये बात की है ना, आखिर में मैंने मार्कर को लाके छोड़ दिया, आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आप भी सर ने कहा था छोड़ना है, ये काम आपने नहीं करना। और अगर आप मार्कर को नहीं छोड़ते आखिर में लाके तो इस तरह का लिखा जाएगा, तो यहाँ से आपका मोटा हो जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं आपके, जब हम मार्कर से काम करते हैं तो अलिफ हमारा शुरू में तो जो है ना वो बारीक हो जाता है, लेकिन आखिर में हमसे बारीक नहीं होता। तो उसकी ये रीज़न है कि वो आखिर में आके थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। आप लोगों ने हल्का सा प्रेशर रिलीज़ करना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी हल्का सा प्रेशर कम देना है। स्टार्टिंग में भी आपने हल्का सा, देखिए ना प्रेशर हम कहाँ पे कम करते हैं? जब हमने थिक स्ट्रोक बनाना हो, जब हमने थिक स्ट्रोक, सॉरी, हम प्रेशर कहाँ पे कम करते हैं? जब हमने थिन स्ट्रोक बनाना हो। जब हमने थिक स्ट्रोक बनाना हो तो हम थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, और जब दोबारा हमने थिन की तरफ आना हो तो हम प्रेशर को कम करते हैं। ये देखें, प्रेशर कम, ज़्यादा, कम। तो इस तरह का अलिफ लिखा जाएगा जो यहाँ से प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें इतने स्ट्रोक्स प्रोमिनेंट नहीं होते, जैसे अब यहाँ पे नहीं ना हो रहे, बस मैं आपको प्रेशर की वजह से समझा रही हूँ। मद्दा,
ठीक है, जहाँ से समझ नहीं आया दोबारा रिप्ले करें, दोबारा देखें। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो मार्कर से हम लोगों ने सिर्फ अलिफ मद्दा सीखा। अब हम चलते हैं पेन की राइटिंग की तरफ। ठीक है, पेन की राइटिंग के कुछ असूल हैं, कुछ कवानीन हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेन की राइटिंग हो जाए, पॉइंटर की हैंड राइटिंग हो जाए, बॉल पेन की हो जाए, सबके कवानीन रूल्स सेम ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे बार बार डिस्कस नहीं करूँगी कि अब आप ये पेन से लिखें, अब आप ये पॉइंटर से लिखें, नहीं। इसी चीज़ की आप पॉइंटर से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, पेन से भी। अब कौन से स्टूडेंट्स पेन से लिखें, कौन से पॉइंटर से और कौन से बॉल पेन से? तो प्यारे बच्चों, जिससे आपको अच्छा लिखना आता है ना, आप वो यूज़ करें। अगर आपकी हैंड राइटिंग पॉइंटर में अच्छी है, आप वो यूज़ कर लें। अगर आपकी हैंड राइटिंग पेन में अच्छी है तो आप वो यूज़ कर लें। और अगर आपको लगता है कि आप बॉल पेन से ज़्यादा अच्छा लिखते हैं तो आप उसको यूज़ करें। इधर आ जाते हैं जी। तो अभी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लिखूँ पॉइंटर से, पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है। अच्छा, सबसे पहले पेन को पकड़ने का कोई इतना सीन नहीं है। आप किसी भी एंगल से पेन को पकड़ सकते हैं जहाँ से आपको इजी लगे, जहाँ से आप सही लिख सकें। अब यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, हाँ जी। इस लाइन के अलिफ अब आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? इस लाइन का मिड है ऑलमोस्ट ये, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये नहीं आप स्केल पकड़ें और शुरू हो जाए मिड मिड, आप ही ने कहा था मिड मिड ढूंढना है, नहीं, अंदाजन सारा काम आप अंदाजन करें। अच्छा, मिड से थोड़ा सा ऊंचा ना हम अलिफ लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा, जैसे बिल्कुल सीध में अलिफ। अब ना ये खम ना थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा खम नज़र आ रहा होगा इस अलिफ में। ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। किससे आता है? प्रैक्टिस से। और ये चीज़ भी खूबसूरत है। अगर आप बिल्कुल सीधा लिखें तो इस तरह का अलिफ लिखा जाएगा, जो कि हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो पहले आप सीधे की प्रैक्टिस करें, फिर आइंदा आहिस्ता आहिस्ता आप लोग खम की प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको खम भी लिखना आ जाएगा। ये देखिए, आखिर में आके ना मैं प्रेशर क्या कर रही हूँ? कम कर रही हूँ। आखिर में आके प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब पेन से लिखते हो ना, आपने साइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। साइज़ कितना, हमें कितनी स्पेस मिली हुई है अलिफ के लिए, इस लाइन से लेके इस लाइन तक उन्होंने हमें कॉपी वालों ने हमें स्पेस दी हुई है, इसमें आप लोगों ने अलिफ लिखना है। अच्छा, अब ये नहीं कि आप अलिफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नहीं। मैंने आपको अंदाज़न बता दिया ना, अंदाज़न आपका अंदाज़ा यहाँ पे होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही आप अंदाजे से इस तरह लिख रहे हो कि नहीं आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था, बस ये अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप इस लाइन से थोड़ा सा उठा के लिखना चाहते हैं तो आपका अलिफ ऐसे भी हो सकता है, यानी कि साइज़ का आपने अंदाज़ा रखना है ना। ये देखिए, मैंने ऊपर से भी उतना साइज़ छोड़ा, उतना गैप छोड़ा, और नीचे से भी। अगर आप लाइन के मिड में लिखना चाहते हैं, यानी कि ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। अगर आप लाइन के ऊपर लिखना चाहते हैं तो ये रूल था कि दोनों का मिड किया और उस मिड के तकरीबन उस मिड के तकरीबन अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइन के दरमियान में काम करें तो ये रहा आपका अलिफ। और मद्दा बहुत सिंपल है, ठीक है। खम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही रूल्स मद्दा के क्या रूल्स थे कि वो एक तो अलिफ मद्दा के दरमियान में हो, दूसरा वो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और पहला रूल क्या था कि जो मद्दा है वो अलिफ के दरमियान में हो, दूसरा वो ज़्यादा लंबी ना हो, तीसरा उसमें ज़्यादा खम ना हो। तो ये देखिए अलिफ कितना खूबसूरत बना है। अब मैंने यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा, मैंने क्या किया, लाइन के मिड में लिखा है, तो ऊपर से भी उतना गैप है और नीचे से भी उतना गैप है पेन से जब हम लोग काम करते हैं। तो ये हो गया अलिफ मद आ। नेक्स्ट हमारे पास है बे। अब बे में ना एक बच्चे ने बड़ी प्यारी बात की थी जूम मैप पे, पहले हमने कश्ती की तरह का बनाना है और फिर सीधा लेके जाना है, ठीक है। बे हमने किस पॉइंट से स्टार्ट करना है? पहली बात ये हमारे पास रेड लाइन है, इसके मिड में ना पहले हमने अंदाजन लाइन लगाई यहाँ पे, और उसका भी जो मिड है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, यहीं पे बनता है ना मिड, ठीक है। यहाँ से आपने इस पॉइंट से बे को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा उठाने, ये बिठाया और ये सीधा, नुक्ता लगाना भी मैं सिखाती हूँ किस तरह किया है। पहले थोड़ा सा उठाया खम, फिर सीधा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा सीधा। ये चीज़ हल्की सी सीधी है, हल्की सी। अब लाइन से थोड़ा सा यहाँ पे भी बे ऊपर है और हल्का सा यहाँ से भी ऊपर है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे ज़रा ज़्यादा गैप है,
मैं दूसरा पॉइंटर से बताती हूँ आपको। बस मुझे ये कि आपको समझ आ जाए, एक रूल, एक ही चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से। देखें, ये मैंने बे लिखा, पॉइंट आपने देख लिया ना किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, सही नज़र आ रहा है? हाँ जी, इस तरह ये। अब यहाँ पे ना दो बातें सीखने को, एक तो यहाँ से थोड़ा सा बे ऊपर है और यहाँ से थोड़ा सा कम है, लेकिन ऊपर ही है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल ही आपस में आपने, ये देखिए इस तरह था, ये देखिए इस तरह भी आप लिख सकते हैं अगर आपने बिल्कुल लाइन के साथ लिखना है, वरना आप बे को लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लाइन के ऊपर भी हैंड राइटिंग होती है। ये देखिए, अब यहाँ पे ना ये जो स्टार्टिंग पॉइंट की समझ आ गई, जो हम कश्ती की तरह लिखते हैं, कश्ती की तरह ऊपर की तरफ उठाया है। एंडिंग पॉइंट ना हल्की सी सीधी होनी चाहिए। अब बिल्कुल सीधी, एकदम से सीधा नहीं कर देना। एकदम से सीधा सीधा कैसे होता है, कश्ती की तरह और एकदम से सीधा, कॉपी ने कहा था, इस तरह नहीं करना। ये चीज़ आपकी बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, बिल्कुल 90 का एंगल नहीं बिल्कुल बना देना है। ये देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ। अब बनाते हैं जी 90 का एंगल। ये चीज़ आपने बिल्कुल एकदम से सीधी नहीं करनी, ये बे का ही हिस्सा लगना चाहिए, बे का ही पार्ट लगना चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपस में, ये जो इनके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, ये तकरीबन बराबर होने चाहिए। अब जितने भी कैलीग्राफर्स हैं ना, उन वो अगर मार्कर से लिखें ना तो उसमें ज़रा चेंजिंग्स आ जाती हैं। ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट बराबर नहीं होते। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स को बताऊँ ना कि ये दोनों पॉइंट्स बराबर नहीं होते, ये थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा ऊपर होता है, तो फिर वो लोग मुझे पता है किस तरह का होमवर्क सेंड करते हैं, ये चीज़। इसलिए मैं कहती हूँ तकरीबन आप लोग ना बराबर रखें, तकरीबन। ये हो गया तकरीबन बराबर, देखें कितना खूबसूरत बे बना है। अब बे का नुक्ता डॉट्स आपने कैसे लगाने हैं, ऐसे 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 नहीं, पेन से जब आपने डॉट्स लगाने हैं, तो मैं पेन पकड़ ही लूँ, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है। ये डॉट था, इसको थोड़ा सा इस तरह प्रोमिनेंट करना है, सर्कल हल्का सा लगाना है, ऐसे बिल्कुल डॉट्स। यहाँ तो इंक फैल रही है ना, तो इसलिए ये वाला डॉट भी प्रोमिनेंट हो रहा है, और इस पेन की इंक भी बहुत अच्छी है, बहुत डार्क लिखता है, इसलिए प्रोमिनेंट हो रहा है। बाकी अगर हम कोई हल्का पेन यूज़ करें ना, जहाँ पे इंक फैले भी ना, तो वो बिल्कुल ही डॉट ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ही ख़त्म आपने नहीं करना, हल्का सा दबा के बिल्कुल ऐसे कर देना है, हल्का सा। जहाँ पे इंक फैल रही है इसलिए नहीं सही हो रहा। मैं आपको पॉइंटर से ही बताती हूँ। ये देखिए, पॉइंटर से होता है कि इंक इतनी फैलती नहीं है, तो ज़रा सिखाने में आसानी होती है। लेकिन मुझे वैसे पेन से लिखना ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी कोशिश करेंगे पेन से प्रैक्टिस करें, पॉइंटर से कर सकते हैं तो उससे भी कर लें। डॉट आपने इस तरह बनाना है। अब बे आपको लिखना आ गया, कश्ती बनाई और सीधा लेके गए, यहाँ से थोड़ा सा आपने 90 का एंगल रखना है, बिल्कुल 90 का एंगल नहीं रखना। तीसरा पॉइंट ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। चौथा पॉइंट जो डॉट है वो प्रोमिनेंट होना चाहिए। डॉट आपने बे के आसपास ही लगाना है, ये ना हो बे इस मोहल्ले में हो, डॉट उस मोहल्ले में सैर कर रहा हो या इधर इधर भाग रहा हो, नहीं। डॉट आपने बे के ऑलमोस्ट पास ही लगाना है। नेक्स्ट आप लोगों ने अब किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, मैं यहाँ पे दोबारा लेटर्स लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है अलिफ मद आ, कहता है आम। इस पॉइंट को देखा, ठीक है। साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहा करें, ठीक है। जब मैं लिख रही हूँ ना, आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही तो टाइम है सीखने का। 1 घंटे की इतनी लंबी क्लास है, इसमें बस आप लोगों ने देखते तो नहीं ना रहना, साथ साथ लिखना भी है। यहाँ से अलिफ, हल्का सा खम, ठीक है, मद्दा, अलिफ के अकॉर्डिंग उसकी बहन ही लगे, बे, डॉट, ऐसे। साथ साथ प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ वाली बात, आप लोगों ने 1 घंटे की क्लास है, अब आपने पूरा दिन हैंड राइटिंग ही नहीं सीखने दे रहनी, आप लोगों ने पढ़ना भी है और काम भी करने हैं। इस 1 घंटे की क्लास में आप लोगों ने 70% चीज़ समझ लेनी है, 70% आपका काम हो जाना चाहिए। इस वीडियो को सेव करने का यही मकसद है कि आप दोबारा रिप्ले करें, आपका 70% काम हो जाना चाहिए। बाकी का जो 30% है ना, वो आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
70% क्लास में, यानी कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है दिन का निकालना ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ना भी होता है, कॉलेज और स्कूल भी जाना होता है। 70% आपका काम होगा तो फिर मुझे तसल्ली होगी कि आपने कुछ सीखा है हैंड राइटिंग क्लास में। साथ साथ प्रैक्टिस करें, साथ साथ समझें, पहले समझ लें फिर प्रैक्टिस करें और फिर मैच करें मेरे काम से। जहाँ मिस्टेक है उसको दोबारा उसी टाइम ठीक करें, वो मिस्टेक आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसी ऐसी मिस्टेक्स बता दी हैं जो मुझे यकीन है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी भी यही मिस्टेक्स होनी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर लूँ ताकि एक तो जब मैं मोबाइल को हाथ भी लगाऊँ ना तो वो बस हिलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जो मिस्टेक्स हैं वो साथ साथ आपने उसको देखना है, उन मिस्टेक्स को। अब आपका उर्दू का होमवर्क क्या है? अलिफ मद आ, मार्कर हैंड राइटिंग, अलिफ मद आ पेन से या पॉइंटर या बॉल पेन से, और बे सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक मैंने आपको टेक्निक्स बता दी कि किस तरह मार्कर को पकड़ना है। अब आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इस काम को आप लोग सेव करें, ठीक है। इस तरह एक स्क्रीनशॉट ले लें और जी इस तरह एक स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप इसका प्रिंट भी निकलवाना चाहते हैं तो ज़रूर प्रिंट भी निकलवाएं ताकि आपके पास एक क्लासेस सेव हों, आपको पता हो कि हमने क्या सीखा था और नेक्स्ट इंशाल्लाह आप भी सिखा सकें। तो कोर्स की ऑलमोस्ट 4 मिनट्स रह गई हैं और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सिखा दिया होगा, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है। और मैंने आपको शायद कुछ और पेपर्स भी दिखाने थे। हाँ जी, ये मेरे पास जो है ना हैंड राइटिंग, ये एक सही मायनों में जिसको हम कहते हैं ना खत्तात, ये उसकी हैंड राइटिंग है उर्दू की, इसको कहते हैं खत्तात। और ये मुझ जैसी गरीब की ये हैंड राइटिंग है। तो हम लोग ये वाली हैंड राइटिंग सीख रहे हैं और मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की हैंड राइटिंग मुझसे सीख के प्रैक्टिस कर कर के अपनी हैंड राइटिंग को ऐसा कर लिया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग भी सीख सकते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करनी है जी, प्रैक्टिस करनी है। मैंने फ़ैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो है, आप लोगों ने ये खत्तात की राइटिंग है जो कि कलम से सीखी जाए तो इस तरह की होती है। हम लोग ये वाली हैंड राइटिंग इंशाल्लाह ऐसी हैंड राइटिंग करेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग मुझ पे यकीन रखें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, डेली बेसिस पे काम करें तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश की हम लोग कैसी हैंड राइटिंग सीख रहे हैं, थोड़ी सी ये बेसिक नहीं है। अब आपने देख के घबराने जाने पहले मैं आपको ना बेसिक दिखा देती हूँ कोई जिसमें मैंने, अच्छा इंग्लिश में ना आप लोग बहुत जल्दी बेसिक से एडवांस की तरफ चले जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ये हैंड राइटिंग बिल्कुल सिंपल है। जो हम लोग बेसिक अगर मैं कहूँ तो मैं इसको कहूँगी, ठीक है इंशाल्लाह। और एडवांस अगर मैं थोड़ा सा कहूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इंग्लिश की ये वाली हैंड राइटिंग सीख रही हैं। तो लास्ट पे जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग चेक करके उनको बताऊंगी कि वो आगे कौन से अर्निंग के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लोग आगे जा सकते हैं। 2-3 दिन की वो वाली हमारी क्लासेस हो जाएंगी इंशाल्लाह। और स्केड्यूल मैंने बना के रखा हुआ है कि डेली बेसिस पे हमने क्या क्या काम करना है। अब होमवर्क मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता दूँ, इंग्लिश का उर्दू का तो ये हो गया कि आपने लेटर्स में अलिफ मद आ मार्कर से, अलिफ मद दा और बे पेन से, बस बहुत सिंपल है। और इंग्लिश का अगर मुझे मेरा रजिस्टर नज़र आ जाए, हाँ जी, इंग्लिश का अगर आपने लिखना है, ये देखिए मैंने अपनी छोटे बहन भाई को रजिस्टर लिया। इंग्लिश में स्ट्रोक्स, ठीक है, लेटर ए सी एंड डी, इसका शायद आप लोगों ने ना स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रोक्स अगर आप लोग 4 लाइन्स वाली कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो मिस्टेक्स मैंने अपनी बताई हैं वीडियो में जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो मुझे मिस्टेक किसी की भी नज़र नहीं आनी चाहिए होमवर्क में। अगर वही मिस्टेक्स मुझे दोबारा नजर आई तो मैं उसका होमवर्क नहीं चेक करूँगी, क्योंकि इतनी डिटेल से मैंने बताया कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप होमवर्क में फिर से वही मिस्टेक कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्लास ध्यान से नहीं ली, चीज़ें सही तरह नहीं सीखी। तो मिस्टेक्स, ये वाली मिस्टेक मैंने आपको बता दी, बहुत से स्टूडेंट्स करेंगे, अलिफ आगे आगे मद्दा पीछे पीछे, अलिफ पीछे पीछे मद्दा आगे आगे, ये मिस्टेक नहीं करनी। थिक और थिन स्ट्रोक प्रोमिनेंट होने चाहिए, ये 2 मेन मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी।
अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे आपकी अभी तो हमें लिखना नहीं आता, थिन और थिक स्ट्रोक आपस में मिल जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों मुझे ना आइडिया हो जाता है कौन सा स्टूडेंट पहली दफ़ा काम कर रहा है, किस स्टूडेंट ने कितनी प्रैक्टिस की है और कितना काम किया है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा होने वाला मैं स्टूडेंट्स को राइटिंग सिखा रही हूँ और मैंने खुद ही सीखी है। तो मुझे काफ़ी इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स पहली दफ़ा प्रैक्टिस करके ही मुझे होमवर्क सेंड कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना होमवर्क मुझे कैसे सेंड करना है और वो क्या चीज़ है, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस मुझे सेंड नहीं करनी है। जैसे मैंने ये काम किया बैठ के, तो ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मैं नेक्स्ट अपनी टीचर को नहीं सेंड करूँगी, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है। मुझे पता है मैंने क्या क्या मिस्टेक की है, मुझे इसमें मिस्टेक्स का पता है और मैंने उस मिस्टेक को दोबारा से ठीक किया, फिर ठीक किया, ये मेरी प्रैक्टिस है। आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस करनी थी 1 पेज की, 2 पेज की, 3 पेजेस की कर ली। अब आपने नया पेज निकालना है, उसमें नए लेटर्स लिखने हैं 1 दफ़ा, या चलें 1 दफ़ा लिख लें या 2 दफ़ा, बस। इससे ज़्यादा काम आपने मुझे होमवर्क में सेंड नहीं करना। इसकी रीज़न क्या है, ताकि मुझे पता चले मैंने होमवर्क आपका चेक करना है, मैंने उसमें से मिस्टेक्स निकालनी है। अगर आप लोग मुझे अपनी प्रैक्टिस सेंड करेंगे जिसमें से आपको पता है कि क्या हमारी मिस्टेक्स हैं, तो फिर मैं किस लिए यहाँ पे बैठी हूँ, मैं फिर आपको कैसे मिस्टेक्स बताऊँगी। आपने अपना नीट काम, यहाँ जैसे हम टेस्ट नहीं देते, यहाँ पे आपने टेस्ट लिखा और नीट काम किया जो आपको अपनी तरफ से बेस्ट लगता है, फिर लिखा, दो दफ़ा लिख लें बस काफ़ी है। उसकी तस्वीर लेके ग्रुप में सेंड करनी है। एक पेज आपका इंग्लिश का होगा और 1 पेज आपका उर्दू का, बस। इससे ज़्यादा आप लोगों ने होमवर्क सेंड नहीं करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप होमवर्क सेंड करेंगे, जितने पेजेस सेंड करेंगे, जाहिर सी बात है उतने पेजेस चेक भी नहीं हो सकते, फिर आप पे तवज्जो कम होगी और फिर आप नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस आप लोगों ने अपने पास रखनी है, संभाल लेनी है, ठीक है। फाइल बना लेनी है पूरी। ये फाइल इंशाल्लाह मैं आपकी कभी ज़िंदगी रही तो कोर्स के बाद देखूंगी कि आप लोगों ने कितनी कितनी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस रख ली साइड पे। होमवर्क करने के लिए नेक्स्ट पेज निकाला, नीट एंड क्लीन काम किया। जिस तरह टेस्ट नहीं देते, वो 1 पेज पे इंग्लिश का किया, दूसरे पेज पे आपने उर्दू का किया। उसकी तस्वीर आपने मुझे ग्रुप में जहाँ पे मैं कहूँगी वहाँ पे आपने सेंड की। फिर हर स्टूडेंट के इस तरह के 2 पेजेस होने चाहिए, एक इंग्लिश का, एक उर्दू का। 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए ना 1 पेज कितना ज़्यादा बड़ा पेज है, ठीक है। इसमें आप अच्छी खासा मुझे काम करके सेंड कर सकते हैं। टेस्ट, प्रैक्टिस की बात नहीं करी, टेस्ट की बात कर रही हूँ। फिर उस टेस्ट को मैं चेक करूँगी और मेरी फिर चेक करने की वैल्यू भी होगी और आपको पता होगा कि आप ही ने कहाँ से हमारी मिस्टेक निकाली है और हमारी मिस्टेक क्या है जो हमने नेक्स्ट नहीं करनी, ठीक है। जब आपको अपनी मिस्टेक का ऑलरेडी पता होगा तो फिर मेरा कोई बताने का फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट लेटर सीखेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसके बाद आप लोग ग्रुप में आ जाएं। अल्लाह हाफिज़। बाकी डिस्कशन हमारी ग्रुप में होंगी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।